बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 15वां लेक्चर है और ये हमने चूँकि स्टार्ट किया था आई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर, उसकी एग्ज़ाम्पल्स आज हमने डिस्कस करने हैं ताकि आपको लेक्चर या उस टॉपिक की सही समझ आ जाए। तो आज हम इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं सस्टेनेबिलिटी की या ईएसजी एश्योरेंस सर्विसेज़ की, कि ऑडिटर को किस किन-किन सिनेरियो में ऐसा काम करना पड़ता है या वो उसको एंगेज किया जाता है या उसके सर्विसेज़ लिए जाते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला एग्ज़ाम्पल्स जो है वो हम लेट्स सपोज़ ये है कार्बन एमिशन रिपोर्टिंग, एनवायरमेंटल एक इश्यू है। ये एक एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लार्ज कंपनी है ऑयल एंड गैस की, जिस तरह पाकिस्तान में वो जो डीसीएल है, वो रिपोर्ट करती है कि हम कार्बन एमिशंस के ऊपर कि हमारा कार्बन एमिशंस कितना है और हम कितना उसको कंट्रोल कर रहे हैं और कितना उसको एमिट कर रहे हैं। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर इनका वो है, रिपोर्ट है। यानी ये कंपनी रिपोर्ट कर रही है, उसी के बाद उनका ये रिपोर्ट बन। तो हम बात कर रहे थे कि कार्बन एमिशन के ऊपर। तो कार्बन एमिशन के ऊपर हम बात कर रहे थे, एक कंपनी है जो कि एनवायरमेंटल कंपनी है, वो इस पे रिपोर्ट उन्होंने किया हुआ है कि हम हम कार्बन एमिशन कितना करते हैं। तो इसी में 2 लफ्ज़ यूज़ हो गए हैं। एक लफ्ज़ है स्कोप 1। स्कोप 1 में ऐसा होता है, स्कोप 1 एमिशन इसको कहते हैं कि अगर कंपनी डायरेक्टली फ्यूल बर्न कर लें और वो कार्बन को ख़ारिज कर ले, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, वो अपना एक मशीन डीज़ल से या किसी फ़ॉसिल फ्यूल से चलाती है, जो कि बर्न करती है या गैस से हो, उसकी वजह से कार्बन जो है वो ख़ारिज होता है, इसको स्कोप 1 कहते हैं। यानी ये डायरेक्ट कार्बन एमिशन है। दूसरा जो है वो स्कोप 2 कार्बन एमिशन है। इसको स्कोप 2 इसी वजह से कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी डायरेक्ट तो कार्बन एमिट नहीं कर रही, वो तो ख़ारिज नहीं कर रही, लेकिन वो जिस कंपनी से बिजली परचेज़ कर रही है, उनके जनरेटर जो है वो डीज़ल पे चल रहे हैं या हाई डीज़ल्स लो डीज़ल ऑयल पे चल रहे हैं, तो वो कार्बन इमिट कर रहे हैं, तो इसको इनडायरेक्ट कार्बन इमिशन कहते हैं। तो ये एक कंपनी ने रिपोर्ट किया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5% जो है वो कार्बन इमिट कर रहे हैं, 5% कार्बन इमिट कर रहे हैं ऑफ टोटल कार्बन इमिशंस, या हमने इतनी कमी की है। और वो इस रिपोर्ट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंटरनल एस्टिमेशन, यानी उनके पास कोई एक्सटर्नल फार्मूला नहीं है, उसके अपने इंटरनल एस्टिमेशन मॉडल है और वो यूज़ करके ये के लिए यानी ये क्वांटिटी बताते हैं कि हम कार्बन कितना एमिट कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी का कर रहे हैं, कितने क्यूबिक फीट का कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना है। लेकिन इनके पास किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है, बस ये मॉडल कंपनी ने खुद बनाए हुए हैं और उसके ऊपर ये कर रही है, कैलिब्रेट कर रही है, मेजर कर रही है कार्बन कितना इमिट हो रहा है। अ, या इसके अलावा वो थर्ड पार्टी के डेटा के ऊपर रिलाई कर रही है। कुछ यानी ज़्यादातर इनका अपना एस्टिमेशन मॉडल है, पार्टली रिलाई ऑन थर्ड पार्टी डेटा। तो ये इनका मॉडल है। अब ऑडिटर इसको देखेगा, पहले तो ये देखेगा कि स्कोप 1 में वो कितना, यानी डायरेक्टली वो कितना कार्बन इमिट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली कितना कर रहे हैं। फिर एस्टिमेशन मॉडल्स जो है वो भी दोनों देखेंगे कि इंटरनल एस्टिमेशन कितना है और इंटरनल एस्टिमेशन मॉडल उसकी रिलायबल है भी या नहीं, वो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे इन चीज़ों को। और थर्ड पार्टी जो है उनसे भी डेटा लेंगे कि आपने कैसे इसको मेजर किया है कार्बन इमिशन। अब ISSA इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन सस्टेनेबिलिटी इंश्योरेंस 5000 के लेंस से हम देखते हैं। एस्टिमेशन में हाई अनसर्टेनिटी, अगर देखा जाए तो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से
अनसर्टेनिटी इसी वजह से है कि वो इंटरनल मॉडल यूज़ कर रहे हैं और ये मॉडल किसी थर्ड पार्टी ने, किसी एक्सपर्ट ने चेक नहीं किए। डेटा जो है वो अ, जितनी भी रीजन है वो उसके लेट्स सपोज अगर ये कंपनी सारे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो मुख्तलिफ रीजन्स में इनका डेटा होगा। और आप यानी ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि डेटा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए यानी ऑडिटर को इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर भी फोकस करना होगा। तीसरा ये है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी अगर वो कहते हैं कि लेट्स सपोज हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेट्स सपोज कहते हैं कि हम पर डे के हिसाब से आ, या पर मंथ के हिसाब से 3 क्यूबिक मीटर गैस खारिज करते हैं, तो हो सकता है कि 3 की बजाय 5 कर रहे हों या 4 कर रहे हों। ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट इसी में से जो है वो हो सकता है। तो ऑडिटर को इन 3 पॉइंट के ऊपर देखना चाहिए, उसी के बाद जो है इसको ऑडिटर को जो है वो रिपोर्ट करना चाहिए इसके। अच्छा, अब ऑडिटर को क्या करना चाहिए, यानी इसको आगे। अच्छा, ऑडिटर जो है वो ये देख लें कि टेस्ट ऑफ कैल यानी पहले तो ये कैलकुलेशन मॉडल का टेस्ट करेंगे कि ये मॉडल जो कार्बन एमिशंस को मेजर करते हैं ये ठीक हैं या ठीक नहीं है। उसी के बाद एमिशंस के फैक्टर्स यानी किन कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से कार्बन खारिज हो रहा है, यानी डिटर्मिनेंट्स देखेंगे कि डीजल से वो जनरेटर चलाते हैं या कोई और रीज़न है, फैक्ट्री को जो है वो डीजल से चलाया जाता है या फॉसिल फ्यूल से चलाया जाता है। ये वेरीफाई करेंगे कि ये जो बता रही है कंपनी, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे रीज़न यानी फैक्टर है, दूसरा फैक्टर ये है कार्बन एमिशन का, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो ये सारे फैक्टर्स आप यानी ऑडिटर वेरीफाई करेंगे, पहले मॉडल फिर फैक्टर। फिर जो थर्ड पार्टी है उस डेटा को भी कंफर्म करना चाहिए, उसको ऑडिटर देख भी सकता है, उसके मॉडल को भी चेक कर सकता है और देखना चाहिए कि वो थर्ड पार्टी डेटा कोई रिलायबल फर्म है या एनजीओ है या कोई गवर्नमेंट अदारा है, तो उसको भी ये एवेल्यूएट करें। इसी के अलावा डेटा सिस्टम के ऊपर कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को भी चेक कर लें कि इंटरनल कंट्रोल्स अगर मौजूद है, प्रैक्टिसिंग में है, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी इस सूरत में रीज़नेबल इंश्योरेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये भी पता चले कि मॉडल में अनसर्टेनिटीज़ है और जो फैक्टर्स है वो भी ज़्यादा क्लियर नहीं है, इंटरनल कंट्रोल का भी मज़ा नहीं है, तो आप फिर रीज़नेबल इंश्योरेंस देंगे। लेकिन इट डिपेंड्स कि आपने इंश्योरेंस इंगेजमेंट किस तरह किया है, रीज़नेबल किया है या आपने लिमिटेड इंश्योरेंस का वो कर दिया है। अगर टेस्ट कैलकुलेशन भी ठीक है, फैक्टर एमिशन भी आपने कंफर्म किए, इंटरनल कंट्रोल है, तो फिर रीजनेबल इंश्योरेंस बनता है। तो क्लास में आप क्या डिस्कस कर सकते हैं, शुड दिस बी लिमिटेड रीजनेबल इंश्योरेंस, व्हाट एविडेंस इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, हाउ डू यू हैंडल एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। मैंने बता दिया कि खुद भी चेक कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट का भी देख सकते हैं। यानी ये जो पहले हमने देख लिया कि आप उनके इंटरनल कंट्रोल को भी देख लें, कैलकुलेशन मॉडल को भी चेक कर लें, थर्ड पार्टी ओपिनियन भी ले लें, तो तब आपके पास एविडेंस सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। दूसरा जो एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सप्लाई चेन लेबर, यानी सप्लाई चेन लेबर प्रैक्टिसेस। ये सोशल ईएसजी में सोशल है। ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल, ईएसजी में स्टैंड फॉर सोशल। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एग्जाम्पल है जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको
इस बच्चे के बारे में बता दूँ, इकबाल मसीह है। ये एक कर्ज़ की वजह से कारखानादार, एक कालीन बनाने का कारखाना था, उसने इनको बंद किया हुआ था और उससे जबरी मशक्कत लेते थे। तो ये उसके खिलाफ़ ये इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की, वहाँ से भाग गया, फिर पकड़ा गया, फिर भाग गया, लेकिन आखिर में उन्होंने आज़ादी ली। लेकिन फिर 1995 को इसको उस माफ़िया ने गोली मार दी। आप इसको भी डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह चाइल्ड लेबर का प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में है। अच्छा, अब ये जो है मल्टीनेशनल अपैरल कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल नाइकी है, स्पोर्ट्स की कोई कंपनी है, आ, वो रिपोर्ट करती है कि हमारे सप्लाई चेन में कहीं पे भी कोई चाइल्ड लेबर प्रैक्टिसेस नहीं हो रहे। एडिडास के ऊपर और नाइकी के ऊपर भी ये एक ब्लेम था कि इनके सप्लाई चेन चूँकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से है, जहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, तो इनके सप्लाई चेन में लेबर प्रैक्टिसेस हो रहे होते हैं। तो ये कंपनी अगर इस तरह का कोई रिपोर्ट कर ले कि हमारे सप्लाई चेन में लेबर प्रैक्टिसेस नहीं है और ये सप्लायर का अपना डिक्लेरेशन है, ना उनके पास कोई सबूत है, ना कोई आप चेक किया है, और साइट इंस्पेक्शंस का भी मसला है, क्योंकि अगर उनके सप्लायर्स मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हैं तो वहाँ पे भी ऑडिटर नहीं जा सकेगा ताकि उनके ऊपर रिपोर्ट कर लें। तो ये क्लेम जो है, ये क्लेम इनके अपने, ये जो रिपोर्ट है, दैट इज़ बेस्ड अपॉन the company's internal self-declaration rather than based on any third-party data, rather than on observation of the मैनेजमेंट पर्सनल जो ये रिपोर्ट बना रहे हैं। तो अब आप ISSA 5000 के स्टैंडर्ड के लेंस से कैसे देखेंगे कि आप थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर रिलाई करेंगे, उनको लिखेंगे कि आप यानी जिससे ये सप्लायर जो उनके हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ लेबर के क्या प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, तो उससे आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन का कोई ज़रिया नहीं है, साइट से इंस्पेक्शन भी लिमिटेड है, तो इसी में भी आप के लिए मुश्किलात हो सकते हैं। इसको भी एज़ एन ऑडिटर आपको टैकल करना होगा। और ग्रीन वॉशिंग के रिस्क भी हैं। ग्रीन वॉशिंग इसको कहते हैं कि एक कंपनी जो है वो एक्चुअली कुछ काम ना कर रही हो, सोशली बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट कर रही हो और चीज़ों को ऐसे पोर्ट्रे कर रही हो कि हम बहुत ज़्यादा सोशली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता, तो इसके भी चांसेस है। तो ऑडिटर को इस इन इन बातों को फोकस और एम्फेसिस करके अपना ऑडिट प्रोसीजर बनाना चाहिए। उसी में ये थर्ड पार्टी के ऊपर भी कर सकते हैं, जितने इंस्पेक्शन साइट्स के हैं उसको भी ये चेक कर सकता है, और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट भी चेक कर सकता है कि पिछले सालों में इनके सप्लाई चेन के ऊपर जो भी ब्लेम लगे हैं या इन कंपनी का कोई नाम तो नहीं आया अखबार में, तो उसको भी ये चेक कर सकता है। रादर देन अगर उनको ये लगे कि इसी में मसाइल हैं, तो एक वो तो ये है कि इंश्योरेंस को कैंसिल कर लें, एंगेजमेंट को कैंसिल कर लें। दूसरा फिर ये है कि फिर लिमिटेड इंश्योरेंस दे सकता है, ताकि कल को ये ऑडिटर जो है या इंश्योरेंस प्रैक्टिशनर जो है वो इस ब्लेम से बच सके। अब ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑडिटर परफॉर्म सप्लायर ऑडिट सैम्पल बेसिस के ऊपर। वो चेक कर लें कि कौन-कौन से इनके सप्लायर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके 25 सप्लायर हैं, तो 25 में से अगर ये चेक कर लें कि इसी में रिलायबल कौन से हैं। अगर उस सप्लायर में से 10 कंपनीज़ हैं, तो कंपनीज़ में तो चाइल्ड लेबर के चांसेस नहीं होते। अलबत्ता पार्टनरशिप एसएमईज़ में होते हैं, तो उसके ऊपर फोकस कर लें। ऑडिटर इंश्योरेंस प्रैक्टिशनर या ऑडिटर इंस्पेक्शंस रिव्यू रिपोर्ट्स को भी क्या कर लें, उसको रिव्यू कर लें
कि आपने जितनी भी साइट्स इंस्पेक्शन की हों, उनकी जो रिपोर्ट्स आए उनको रिव्यू कर लें। और अगर कहीं से सर्टिफिकेशन मिले हैं इनको, यानी इस कंपनी को या इनके सप्लायर को कोई सर्टिफिकेट मिला है कि इसमें चाइल्ड लेबर्स नहीं है इस कंपनी में, या ये कंपनी या इस ये सेमी चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व नहीं है, तो उस सर्टिफिकेशन की क्रेडिबिलिटी चेक कर लें कि वो सर्टिफिकेट किसने दिया है। अगर वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया हो तो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा। अगर वो सर्टिफिकेट किसी ह्यूमन राइट्स के अदारे से दिया गया हो तो ये ज़्यादा रिलायबल। तो इस केस में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि इज़ मैनेजमेंट एविडेंस रिलायबल? नहीं, क्योंकि उनका सेल्फ डिक्लेरेशन है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिपोर्ट्स में उनके पर्सनल गई ही नहीं है कि उनके सप्लायर्स को चेक कर लें। बस उनका एक खुद से क्लेम है, असर्शन है, उसी को आपने चेक करना है। व्हाट एडिशनल प्रोसीजर आर नीडेड, मैंने बता दिया कि आप क्या कर सकते हैं। उनके सप्लायर्स को इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और आप उनके ऊपर मीडिया का रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि कहीं इनके सप्लायर्स का कोई नाम तो नहीं आया। और इसके अलावा जितनी भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, आ, उसको आप चेक रिव्यू करेंगे। इसके अलावा अगर उनको कोई सर्टिफिकेट मिला है बेस्ट लेबर प्रैक्टिसेस में, उस सर्टिफिकेट के क्रेडिबिलिटी चेक। इस केस में तो रीज़नेबल एश्योरेंस मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ऑडिटर को या एश्योरेंस प्रैक्टिशनर्स को लिमिटेड एश्योरेंस देना चाहिए, दे देना चाहिए, rather than giving a reasonable assurance. एग्जाम्पल नंबर 3, ESG इन्वेस्टमेंट क्लेम्स। ये एक बैंक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हबीब बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। वो कहता है कि हमारा जो भी पोर्टफोलियो है, यानी हम जहाँ पे भी, ये बैंक जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो जहाँ पे भी, यानी बैंक ये क्लेम कर रहा है कि हमारे पास डिपॉजिट होल्डर का जितना पैसा है, हम उनको ऐसे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि ESG कंप्लायंट है। यानी अगर वो बॉन्ड में है, अगर वो किसी कंपनी में है, अगर वो किसी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज में, अगर वो किसी प्रोजेक्ट में है, तो जितनी भी हम जिसको भी इन्वेस्टमेंट देते हैं, पहले चेक करते हैं दे आर एनवायरमेंटली, सोशली एंड गवर्नेंस के लिहाज से रिस्पॉन्सिबल है, और जितनी भी इसके कायदे कानून हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, बाय लाज हैं, उनको ये कंप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यानी बैंक अपने पैसे ऐसे लोगों में इन्वेस्ट नहीं कर रहा जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हो, या सोशली रिस्पॉन्सिबल ना हो, या उनके गवर्नेंस की जो रेगुलेशंस होते हैं उसको वायलेट कर रहे हो, तो इसको पैसे नहीं दे। अब ये बैंक का क्लेम है। अच्छा, बैंक जो है इसका अपना ESG स्कोरिंग मॉडल है इंटरनल, खुद इन्होंने बनाया हुआ है कि हम ये मॉडल यूज़ करते हैं। अगर कोई इसके ऊपर पूरा परख यानी जो भी हमें पैसों के लिए, कर्जे के लिए अप्लाई करता है, तो इन्वेस्ट, बट उससे पहले बाकी क्रेडिबिलिटी तो देखेंगे, लेकिन हमने एक मॉडल बनाया हुआ है। इफ़ दे आर कंप्लाई आर दे गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस ESG स्कोरिंग मॉडल, हम फिर क्या करेंगे, उसको कर्जा देंगे, अदरवाइज उसको कर्जा नहीं। नो स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क, यानी बैंक के पास कोई स्टैंडर्डाइज, कोई रेगुलेटर की तरफ से कोई बेंचमार्क नहीं है। उन्हें खुद एक स्कोर बनाया हुआ है कि स्कोर पे जो पूरा उतरेगा हम उसको कर्जा देंगे। अच्छा, इसी ESG स्कोरिंग में सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है। तो जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व हो वहाँ पे एरर के चांसेस हो सकते हैं। तो एश्योरेंस इश्यूज क्या है, सबसे पहले तो सब्जेक्टिविटी क्राइटेरिया है। चूंकि ये अकाउंटिंग की तरह या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरह ऑब्जेक्टिव चीज़ें नहीं होती, ये सारी सब्जेक्टिव होती है। यानी सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपकी नज़र में एक कंपनी ESG कंप्लायंट ना हो, बैंक की नज़र में वो हो, तो इसके ऊपर अख्तिलाफ हो सकता है। यानी सब्जेक्टिविटी है। इसी में ऑडिटर जो है वो खुद भी जजमेंट यूज़ करेगा। कंपेरेबिलिटी इसी वजह से
लेक कर रही है कि बैंक ने खुद स्कोरिंग मॉडल यूज़ किया है, अपना बनाया हुआ है। अब लेट्स सपोज़ एक बैंक एक मॉडल यूज़ कर रहा है, दूसरा दूसरा मॉडल यूज़ कर रहा है, तीसरा तीसरा मॉडल यूज़ कर रहा है, तो ऑडिटर या कोई बाहर का इंश्योरेंस प्रैक्टिशनर कंपेयर नहीं कर सकता कि इसने यानी इसने जिस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है, वो बिल्कुल उस बैंक के साथ हम कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में करते हैं कि एक कंपनी का रिपोर्ट दूसरे के साथ कंपेरेबल होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे ये इशू भी है। रिस्क ऑफ बाइस इन ईएसजी रेटिंग्स, इसी में भी बाइस हो सकता है। बाइस ऐसा हो सकता है कि चूंकि ये इंटरनली स्कोरिंग मॉडल है, तो बैंक ने खुद यूज़ करना है, तो हो सकता है किसी में बाइस हो। यानी अ, बैंक ने ये मॉडल ऐसा बनाया हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने एडवांसेस दे दें और सिर्फ ये बता दें कि वी आर सोशली responsible and we are only investing in those portfolio which are ESG compliant। तो अब हम देखेंगे कि ऑडिटर इसके ऑडिटर के लिए क्या इसी में ऑडिटर का क्या अप्रोच होना चाहिए, तो हम ये अभी चेक करते हैं। अच्छा, स्कोरिंग मेथडोलॉजी को तो ये इवेल्युएट करेगा। एवेल्यूएट स्कोरिंग में इंटरनल ईएसजी स्कोरिंग मॉडल जो है, सबसे पहले उसको एवेल्यूएट करें। उसको एवेल्यूएट ऐसे किया जा सकता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिए जा सकते हैं। उसको देखा जा सकता है कि किन चेकलिस्ट की बुनियाद के ऊपर उन्होंने इसको बनाया हुआ है, किसी रिसर्चर से बनाया है या खुद बनाया हुआ है, तो ये चेक किया जा सकता है। टेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ एप्लीकेशन, यानी अ, कि ये जो स्कोरिंग मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ये कितने सालों से यूज़ कर रहे हैं, क्या ये मॉडल एक ही है या हर साल इसी में चेंजेस आते रहते हैं, ये कंसिस्टेंटली यूज़ हो रहा होता है या इसमें इनकंसिस्टेंसी है। यानी फॉर एग्जांपल उनके 10-15 उसके आइटम्स हैं या इससे भी ज़्यादा हैं, तो क्या वो सारे आइटम्स को ये देखते हैं या इसी में से कुछ स्किप भी करते हैं। तो कंसिस्टेंसी इसी वजह से देखनी पड़ेगी कि अगर ये इस चीज़ स्कोरिंग मॉडल में चेंजेस करते रहते हैं, तो फिर इसी में कंसिस्टेंसी नहीं होगी। जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि ये ESG मॉडल सही तरह से अप्लाई नहीं हो रहा। तो सारे इन्वेस्टर्स के लिए या सॉरी सारे इन्वेस्टी के लिए जिसमें बैंक इन्वेस्ट करता है उनके लिए इक्वली क्राइटेरिया इन्होंने नहीं यूज़ नहीं किया। इस ESG मॉडल को अगर कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क अवेलेबल है, मौजूद है, तो ऑडिटर को उसके साथ चेक करना चाहिए, उसी के बाद इसको रिपोर्ट बनाना चाहिए। यहाँ पे भी मैं कह दूँ कि चूँकि ऑडिट सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, तो ऑडिटर को भी जजमेंट यूज़ करना होगा। यानी वो कोशिश करेगा कि जितना हो सके इस सब्जेक्टिविटी को कम किया जा सके। कैसे कम करेगा? वो स्कोरिंग मेथडोलॉजी को खुद चेक करेगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ चेक करेगा, आइटम देखेगा, कंसिस्टेंसी देखेगा कि है या नहीं। मटेरियलिटी ये है कि जो ऑडिटर ये एश्योरेंस देता है कि भाई ये बैंक ESG कंप्लाइंट, जिस तरह शरिया कंप्लाइंट के पोर्टफोलियो पे ऑडिटर रिपोर्ट देता है ना, इसी तरह ESG कंप्लाइंस के ऊपर ये इंश्योरेंस देगा कि ये बैंक उसी में यानी ESG कंप्लाइंस इन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। तो उसमें इसको इसके लिए मटेरियलिटी ये होगी यहाँ पे कि ये जो रिपोर्ट कर रहा है कि ये ESG कंप्लाइंट का पोर्टफोलियो है या नहीं है, तो उस स्कोरिंग मेथडोलॉजी को ये चेक करेंगे। अगर बहुत सारी कंपनीज यानी पोर्टफोलियोज में बैंक ने इन्वेस्ट किया है, वो इसके इंटरनल ESG स्कोरिंग मेथडोलॉजी या एक्सटर्नल बेंचमार्क में फॉल नहीं कर रहे, यानी उसमें वो कंपनीज वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रही और आप यहाँ पे उनको ये रिपोर्ट दे दें,
तो जो बंदा इस बैंक के साथ पैसे रखेगा और वो आपकी इस रिपोर्ट के ऊपर डिसीजन लेगा, तो उस डिसीजन को ये इफेक्ट करेगा। यहाँ पे ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि मुझे ऐसा इंश्योरेंस देना चाहिए, मटेरियलिटी ये होगी कि पोर्टफोलियोज ईएसजी कंप्लाइंट है या नहीं है, कितना कंप्लाई कर रही है, स्कोर के मुताबिक कितना होना चाहिए, ये एक थ्रेशोल्ड इन्होंने रखना होगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने इंटरनल ईएसजी मेथोडोलॉजी बनाई हुई है, उसमें 100 आइटम्स कि भाई ये 100 आइटम्स में से, यानी आइटम्स हम इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनी कार्बन इमिट नहीं कर रही है, कंपनी 1 मार्क्स, कंपनी जो है वो सोलर प्लांट पे शिफ्ट हो रही है, या रिन्यूएबल एनर्जी पे, दो 1 मार्क्स, या 5 मार्क्स, कंपनी ने प्लांटेशन का मॉम चलाया है, 2 मार्क्स। इसी तरह मार्क्स देंगे। अगर एक कंपनी उसी में से 80 मार्क्स लेती है या 50 से अबाव चली जाती है तो भी ठीक है। ये तो इंटरनल स्कोरिंग। एक्सटर्नल स्कोरिंग के साथ भी आप उस कंपनी को, पोर्टफोलियो को चेक कर लें कि उसके आइटम के मुताबिक ये कंपनी कितना स्कोर कर रही है। अगर ये दोनों करीब करीब है तो आप, मटेरियलिटी प्रॉब्लम नहीं है तो इसके ऊपर आप रिपोर्ट दे सकते हैं, मसला नहीं। कैन ESG रेटिंग बी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड? ये हो सकता है कि अगर वो रेटिंग आप देख लें कि वो किस बुनियाद के ऊपर कंपनी ने बनाया है, यानी कंपनी ने कोई इन्वायरमेंटल के कोई पॉइंट्स देखे होंगे, सोशल के कुछ पॉइंट्स देखे होंगे, उसी को आप चेक कर लें, उसी को आप ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। तो कैसे? फॉर एग्जांपल, एक इंडेक्स बनाएंगे, एक चेकलिस्ट होगा कि 1 नंबर पे ये काम कंपनी पोर्टफोलियो कर रही है, 2 पे ये काम कर रही है, 3 पे ये काम कर रही है, 4 पे ये काम कर रही है, 5 पे ये काम कर रही है। इसी तरह अप टू n नंबर्स ऑफ आइटम आप चेक करेंगे, इसी के फिर 1 1 मार्क्स या 2 2 मार्क्स देंगे, उसी के मुताबिक आपको पता चलेगा कि बैंक किस तरह से कंपनी की स्कोरिंग करती है, और उसकी बुनियाद के ऊपर इसको आ, आ, इसको ग्रेड करती है, और उसको फिर आ, उसमें फिर इन्वेस्ट कर रही होती है। इसके बाद जो है वो एक एग्जांपल है, एक कंपनी है वाटर यूजेज के ऊपर रिपोर्ट कर रही है। वाटर यूजेज का क्या, इन्होंने, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिपोर्ट कर रही है वाटर कंजम्पशन के ऊपर 15 कंट्रीज में। कितने कंट्रीज में? 15 कंट्रीज में ये रिपोर्ट कर रही है कि 15 कंट्रीज में हम इतना वाटर यूज़ कर रहे हैं। और इसके मुख्तलिफ मेजरमेंट सिस्टम है, कुछ एक्सटर्नल है, रिलायबल है, और कुछ इन्होंने मैनुअल डेटा एंट्रीज की है। तो कंपनी कितना रिस्पॉन्सिबल है वाटर रिजर्वे प्रिजर्वेशन में, हम ये ऑडिटर इसके ऊपर इंश्योरेंस देगा जनरल पब्लिक को, स्टेक होल्डर्स को, कि भाई कंपनी कितना रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। तो सबसे पहले ये चेक कर लें कि कंट्रोल वीक है या नहीं, स्ट्रांग कंट्रोल है या वीक कंट्रोल। अगर डेटा के ऊपर इनकी कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, तो फिर तो क्या मसला नहीं है। डेटा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये इशू हो सकता है इनकंसिस्टेंसी। और चूंकि 15 कंट्रीज हैं तो इसी में हो सकता है कि एग्रीगेशन एरर का चांस है, यानी सब में छोटा छोटा एरर हो, छोटा छोटा मिस्टेक हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम हो। लेकिन जब 15 के ऊपर आप इकट्ठा रिपोर्ट देंगे तो फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन जाता है, इमटेरियल फिर नहीं रहता। ये एक इशू हो सकता है। तो मूविंग फर्दर, तो ऑडिटर के लिए क्या इशू हो सकते हैं? सबसे पहले तो यह है कि अगर आपके पास आईटी सिस्टम्स हैं और कंट्रोल है, तो उसको आप टेस्ट कर लें कि डेटा किस तरह से वाटर यूजेज आता है, इस डेटा में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा। और फिर डेटा को आप रिकनसाइल भी करेंगे, कंपनी का दिया हुआ डेटा और जो पब्लिश डेटा है इस कंपनी के बारे में, उसके बारे में भी आप रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं। अपना एनालिटिकल प्रोसीजर भी आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी है, इसके मुकाबिल का, इसके साइज़ का, वो कितना वाटर कंज्यूम कर रही है, या इसका पिछले साल वाटर कंजम्पशन कितना था, अभी कितना है, या इसके प्रोसेसेस में इतना वाटर वाकई कंज्यूम होता है या इससे ज़्यादा होता है। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाए जाएंगे।
कि इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस क्या हो सकती हैं। वीकनेसेस इंटरनल कंट्रोल में ये हो सकते हैं कि 15 कंट्रीज हैं, तो 15 कंट्रीज में हर कंट्री के इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे और ये देखेंगे कि किस कंट्री में रेगुलेशन सख्त है, वहाँ पे कंप्लायंस ज़्यादा है, और हो सकता है कि इस 15 कंट्रीज में कहीं ना कहीं कंप्लायंस या रेगुलेशंस इतने ज़्यादा सख्त ना हो, तो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स भी हम वहाँ पे उतने डेवलप नहीं हों। अच्छा, डेटा रिलायबिलिटी के ऊपर आप कैसे देखेंगे? अगर कंपनी का अपना डेटा है तो उसको इंटरनल कंट्रोल के थ्रू आप रिलायबल बनाएंगे। अगर यानी अगर कंपनी का थर्ड पार्टी का या डेटा जो है वो सिस्टम उन्होंने बनाए हुए हैं, वो सिस्टम खुद ही उसको कैच करता है और वो फिर रिपोर्ट करता है। उस सिस्टम को आप खुद चेक करेंगे, उनकी रिलायबिलिटी को चेक करेंगे। अगर आप कोड को नहीं समझते, जो कंपनी ने वहाँ पे सिस्टम लगाए हुए हैं, तो आप किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स का भी वो ले सकते हैं, की मदद भी ले सकते हैं। थैंक यू, दिस वाज ऑल, दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इसको इस यानी ISSA 5000 में आपसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाएगा: शुड दिस बी लिमिटेड or reasonable assurance? What evidence is sufficient and appropriate? What is key internal control weaknesses? How does ISSA 5000 address data reliability? Thank you very much.